दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कातिल दरिंदे। ये कर्नल करण की कॉमिक्स है, जासूसी और एक्शन। तो पढ़ते हैं इसको। कातिल दरिंदे। करण और असलम अपने एक मित्र अशोक दत्त को, जो सिंगापुर जा रहा था, सी ऑफ करने एयरपोर्ट आए थे। तो आखिर तुमने विमान में यात्रा करने का साहस जुटा ही लिया अशोक। हाँ, यह डर तो मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन कारोबार का मामला इसलिए जाना पड़ रहा है। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें ये विमान में यात्रा करने से डर लगता है? बता देता तो क्या करते। मुझे काला जादू आता है, जादू से तुम्हें उल्लू बना देता और तुम उड़ते हुए सिंगापुर चले जाते। हा हा हा। तभी सिंगापुर जाने वाले यात्री कृपया सिक्योरिटी चेक के लिए प्रस्थान करे। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। दोनों से हाथ मिलाकर अशोक वहां से चल दिया। ऑल द बेस्ट, बाय। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। जब से देश में आतंकवादियों का जोर हुआ है, एयरपोर्ट पर विजिटर्स को भीतर नहीं जाने दिया जाता। हम अशोक का विमान उड़ते हुए नहीं देख सकेंगे, तो वापस चलिए। अगले पल वह कार में वापस जा रहे थे और अभी एयरपोर्ट से के निकट ही थे कि अरे, इंजन बंद हो गया। घर घर। दोनों नीचे उतराए। क्या हुआ? क्या खराबी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्हें खराबी पता लगाने में लगभग 20 मिनट लग गए। तभी असलम, वह देखो, बोइंग विमान उड़ान भर रहा है। अशोक इसी विमान में है। बाय अशोक, विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी। बहुत डर रहा था होगा बेचारा। अचानक ब्रॉम। हे मेरे खुदा, हे भगवान, यह क्या हुआ कर्ण साहब? ऐसा लगता जैसे जहाज में बम फटा हो। पूरा जहाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। चारों ओर यात्रियों की लाशें बरस रही हैं। अशोक, वह बेचारा तो विमान में यात्रा ही नहीं करना चाहता था। धैर्य से काम लो असलम, इस विमान में सिर्फ अशोक ही नहीं, और भी बहुत लोग मारे गए हैं। आओ उस तरफ चलकर देखते हैं, शायद हम किसी की मदद कर सके। इस घटना के अगले दिन कुछ सैलानी नदी की सैर करने के लिए एक मोटर लॉन्च में सवार हो रहे थे। अचानक ब्राउन। आग की बारिश रुकी तो नदी के पानी में इंसानी लाशें और लॉन्च का मलबा तैर रहा था। कुछ दिन बाद गांधी मैदान में एक नेता का भाषण चल रहा था। तो मेरे देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का नारा दिया था। तभी अचानक एक दिशा से कोई रॉकेट नुमा चीज उड़ती हुई आई। जूम और ब्राउन। पल भर में सैकड़ों इंसान मांस के टुकड़ों में परिवर्तित हो गए थे। इन घटनाओं को लेकर सीक्रेट सर्विस चीफ जनरल यादव ने करण को अपने ऑफिस में बुलाया। हमें इस हिंसा को रोकना होगा कर्नल। हिंसा की इन घटनाओं में हमारे किसी शत्रु देश का हाथ है। विदेशी ताकतें आतंकवादियों की आड़ में अपना काम कर रही हैं। तभी पी पी ओ इमरजेंसी संदेश। यस, एजेंट 9 हियर सर। आपका संदेश ठीक था। किले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेरा साथी एजेंट 5 गायब हो चुका है। तो तुम फौरन वापस आ जाओ, मुझे तुमसे पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। एजेंट 9, जिसने जनरल यादव से ट्रांसमीटर पर बात की थी, इस समय मोटरसाइकिल पर सवार पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। जनरल मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तभी आकाश में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह एक बार एजेंट 9 के सिर के ऊपर से गुजरा। फड़ फड़ फड़। ओह। और फिर तुरंत ही घूमकर वापस आए। बाज को चेहरे से हटाने के लिए एजेंट 9 ने अपने दोनों हाथ हैंडल से हटा लिए थे। अतः मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया था। एजेंट 9 का शरीर चट्टानों से टकराता हुआ हजारों फीट नीचे जाकर गिरा था और कई हिस्सों में बट गया था। जनरल यादव इस घटना के बारे में बहुत उदास हो उठे। सब कुछ खत्म हो गया कर्नल। एजेंट 9 एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर आ रहा था। कुछ मुझे भी तो बताइए सर। एजेंट 9 कहाँ तैनात था और क्या रिपोर्ट लेकर आ रहा था? एजेंट 9 और 5 राठौरगढ़ स्थित एक किले में तैनात थे कर्नल। उस किले का मालिक महेंद्र सिंह नामक एक बड़ा व्यापारी है, लेकिन हमें संदेह कि महेंद्र सिंह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है। वो यानी वह विदेशी एजेंट है।
हाँ कर्नल, एजेंट 9 की मौत के बाद मुझे विश्वास हो गया कि महेंद्र सिंह विदेशी एजेंट है। नंबर 9 ने उसका कोई महत्वपूर्ण राज जान लिया होगा, इसलिए उसकी हत्या की गई है। अब नंबर 9 का बुरा काम तुम्हें पूरा करना होगा कर्नल। आप जो आदेश देंगे सर, मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन अगर आपको विश्वास हो चुका तो आप किले पर रेड क्यों नहीं करते? महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर्नल, महेंद्र सिंह बहुत बड़ा आदमी है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी पहुंच है। बिना सबूत के हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। नंबर 9 की रिपोर्ट मिल जाती तो हम अवश्य कुछ कर सकते थे। तो मेरे लिए क्या आदेश है सर? तुम राठौड़गढ़ चले जाओ और किसी भी तरह किले में प्रवेश करके यह जानने की कोशिश करो कि वहां क्या हो रहा है। नंबर 9 ने बताया था कि नंबर 5 किले में गायब हो गया है, तुम्हें उसे भी तलाश करना है। अगले दिन कर्ण अपने सहायक असलम और सेक्रेटरी सिन्हा के साथ राठौड़गढ़ स्थित एक गेस्ट हाउस में पहुंचा। जगह तो अच्छी है। नहा धोकर वह कमरे में एकत्र हुए और काफी कॉफी मंगाई। बेरा कॉफी ले आया। सुनो भैया, यहाँ तफरी के लिए कौन कौन सी जगह है? तफरी के लिए तो यहाँ सिर्फ एक झील है साहब। वैसे यहाँ बहुत ज्यादा सैलानी नहीं आते, इसलिए झील पर भीड़ नहीं होती। हमने तो सुना है यहाँ कोई किला भी है। जी हाँ साहब, एक छोटा सा किला 250 साल पहले किसी राजा ने बनवाया था, लेकिन अब उस किले के मालिक महेंद्र सिंह जी है। वह इस क्षेत्र के बहुत बड़े धनवान है। वह किले में नौकरों की एक पूरी फौज के साथ रहते हैं। क्या हम उस किले को देख सकते हैं? किले को भीतर से देखने के लिए तो आपको महेंद्र सिंह जी से अनुमति लेनी होगी। वैसे जब आप झील पर जाएंगे तो वहीं से किला भी नजर आ जाएगा। वह एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है और झील से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। शाम को वह झील पर पहुंचे। काफी बड़ी झील है। वह देखिए किला। उन्होंने एक बोट किराए पर ले ली थी और झील में सैर करने निकल पड़े थे। मैं किले का सामने वाला भाग देख रहा हूँ। किले के चारों ओर गहरी खाई है। फाटक के सामने लकड़ी का पुल है, जिसे जंजीरों द्वारा खाई पर बिछाया और उठाया जा सकता है। क्या पहरा भी है? पहरेदार तो कोई नहीं है। वैसे लकड़ी का पुल इस वक्त उठा हुआ है और फाटक बंद है। हमें किले के पिछले भाग को भी देखना चाहिए। पीछे की तरफ शायद जंगल होगा। अगर जंगल हुआ तो उस तरफ से किले में घुसने में सुविधा होगी। बोट किनारे पर ले चलो असलम। कार में काफी लंबा चक्कर काटकर वह किले के पीछे जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल के भीतर पैदल चलेंगे। जंगल बहुत घना लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ जंगली जानवर नहीं होने चाहिए। तभी सांप आ गया। असलम ने तुरंत रिवॉल्वर निकाला। धौएं। बाप रे, कितना बड़ा सांप था। मगर यह जहरीला नहीं था। तुमने बेकारी गोली चलाई असलम। गोली की आवाज किले में भी सुनी गई होगी। क्या अब हमें आगे जाना चाहिए? हम आगे चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि गोली की आवाज किले तक गई होगी। तभी गोली किसने चलाई थी? मैंने चलाई थी। हम पर सांप ने हमला किया कर दिया था। लेकिन तुम लोग कौन हो? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? हम सैलानी है, घूमते हुए इधर निकल आए। तो अब वापस चले जाओ। यह जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ जहरीले सांप बहुत अधिक मात्रा में है। आप दोनों क्या फॉरेस्ट गार्ड हैं? नहीं, हम किले के प्रहरी हैं। और अब तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो असलम। उनको वापस जाते देखकर गार्ड भी मुड़कर वापस चले गए थे। किले के बातों पहरा है। हाँ, महेंद्र सिंह हथियारबंद गार्ड से किले की निगरानी कराता है। इसका अर्थ है कि किले में सचमुच कोई गड़बड़ है। अब वह मार्ग बदलकर किले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वह जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। किले के सामने तो बहुत बड़ा खुला मैदान है। काफी देर तक दूरबीन से किले का निरीक्षण करने के बाद अब वापस चलते हैं। गेस्ट हाउस में बैठकर किले के भीतर घुसने की योजना बनाएंगे। ओके। गेस्ट हाउस के कमरे में बैठकर करण ने एक योजना तैयार की और कहा, आज शामी मैं किले में अकेला प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। शीना मुझे कार में किले के निकट पहुंचाएगी और असलम तुम यही कमरे में रहोगे। शायद जनरल का कोई संदेश आए, इसलिए हमें से एक का यहाँ रुकना जरूरी है। उसी शाम 5 बजे करण और शीना कार में किले की ओर रवाना हुए।
अभी उनकी गाड़ी ने किले की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर प्रवेश ही किया था कि ठहरिए। कर्ण ने गाड़ी उनके निकट ले जाकर रोक दी। कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों, क्या इस तरफ से गुजरना मना है? जी हाँ, यह पूरा क्षेत्र प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यह रास्ता सिर्फ किले तक जाता है। क्या आपको किले तक जाना है? नहीं, हम तो बस घूमने निकले हैं। तो वापस जाइए, इस तरफ घूमने की इजाजत नहीं है। ओके। कर्ण ने गाड़ी घुमाई और कुछ दूर लाकर रोक दी। सीना, मैं पैदल ही जाता हूँ, पिछली तरफ से किले में घुसने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या करूं? तुम एक किले के आसपास रहो। अगर मैं 4 घंटे तक वापस नहीं आया तो तुम जाकर असलम को स्थिति बता देना, फिर वह जो उचित समझेगा करेगा। ओके। कुछ देर बाद कर्ण जंगल की झाड़ियों की ओर से किले को देख रहा था। पुल उठा हुआ है, फाटक पर 2 गार्ड भी खड़े हैं। अगले पल उसने अपनी जेब से एक पटाखा निकाला जिसमें लंबा पलीता लगा हुआ था। पलीते में आग लगाने के बाद उसने उसे दूर जंगल में उछाल दिया। धमाका सुनकर गार्ड्स देखने आएंगे। कुछ ही क्षण बाद ब्रॉम, वह पुल बिछा रहे हैं। अब वह जंगल में जाएंगे। गार्ड्स के जंगल में जाते ही कर्ण ने दौड़कर मैदान पार किया और पुल पार करके फाटक के निकट जा पहुंचा। अगर फाटक भीतर से बंद हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन फाटक में एक छोटा दरवाजा खुला हुआ था। थैंक्स गॉड, यहाँ कोई गार्ड नहीं है। अब मुख्य इमारत तक पहुंचना है। मैदान पार करके इमारत तक पहुंचते ही उसे किसी ने नहीं देखा था और इस वक्त वह लंबे कॉरिडोर में था। यह जगह तो भूल भुलैया की तरह है, समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। तभी वो यह गार्ड किसी के लिए नाश्ता ले जा रहे हैं। उस गार्ड के जाते ही वह कॉरिडोर में आगे बढ़ा और जब एक कमरे के सामने से गुजरा, फट फट फट, यह कैसी आवाज? लगता है जैसे परिंदे फटफड़ा रहे हों। उसने दरवाजे को धकेला तो वह खुल गया। ओह, यह सब तो शिकारी बाज है। पुराने जमाने के राजा और नवाब इनके द्वारा छोटे छोटे पक्षियों का शिकार खेलते थे। क्या महेंद्र सिंह को भी वही शौक है? फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला। यहाँ भी है। गोल्डन ईगल, गरुड़ की यह जाति बहुत ही शक्तिशाली और जालिम होती है। यह पक्षी दक्ष शिकारी होता है और अपने वजन से 2 गुना वजन के शिकार को पंजों में दबाकर उड़ सकता है। उस कमरे में एक खिड़की भी थी। सभी कमरों की खिड़कियां इसी तरफ हैं। अगले पल वह उस गली में कूद गया। खिड़कियों से हर एक कमरे में झांककर देख सकूंगा। अधिकांश खिड़कियां भीतर से बंद थी, लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी जिस पर भीतर से पर्दा खिंचा हुआ था। महेंद्र सिंह। कर्ण ने महेंद्र सिंह का चित्र देखा था, इसलिए उसे तुरंत पहचान लिया। महेंद्र सिंह विदेशी से कह रहा था, मिस्टर स्माइल, आपने आज तक में जितने भी हथियार भेजे हैं उन सबको हमने आगे सप्लाई कर दिया है। उन हथियारों से यहाँ जबरदस्त तबाही मचाई गई है। स्माइल, माय गॉड, यह तो इजराइल सरकार का खतरनाक एजेंट है। आपके काम से हमारी सरकार बहुत खुश है महेंद्र सिंह जी। आपके लिए 10 लाख अमेरिकन डॉलर आपके स्विस बैंक अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं और मैं अपने साथ हथियारों की एक बड़ी खेप भी लेकर आया हूँ। यह हथियार भी आपको इस्तेमाल कराने होंगे। चिंता न कीजिए, 1 सप्ताह के भीतर सारे हथियार बांट दिए जाएंगे। फिर यहाँ तोड़ फोड़ की घटनाओं में और तेजी आ जाएगी। तो महेंद्र सिंह इजराइल सरकार का एजेंट है। स्माइल यहाँ हथियार लेकर आया है जो अवश्य किले में मौजूद होंगे। मुझे अब वापस चलना चाहिए और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ से रेड करनी चाहिए। तभी ओ सीना, कौन है यह? वो से किले के पास से रहस्यमय ढंग से घूम रही थी, हमने इसे पकड़ लिया। तुम यहाँ किले के पास क्यों घूम रही थी? मुझे प्राचीन इमारतें देखने का शौक है, इसलिए इधर आ गई थी। गार्ड्स, मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं है। आजकल हमारे पीछे सीक्रेट सर्विस के जासूस लगे हुए हैं। तुम इसे टॉर्चर चैम्बर में ले जाओ और इससे सच्चाई उगलवाओ। नहीं, मैं जासूस नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। अब पहले सीना को बचाना होगा। खिड़की के रास्ते वह पक्षियों वाले कमरे में पहुंचा और दरवाजे से बाहर झांका। फिर वह खंभों की ओट लेता हुआ उनके पीछे चल दिया। गार्ड सीना को लेकर एक दरवाजे में प्रवेश कर गए। शायद यही टॉर्चर चैम्बर है। 10 मिनट बाद उसने दोनों गार्ड्स को बाहर आते देखा।
वे सीना को भीतर छोड़ाए हैं। गार्ड्स कॉरिडोर से चले गए तो वह कमरे के दरवाजे को धकेलकर भीतर प्रवेश हो गया। वो यह तो स्टोर लगता है, लेकिन सीना कहाँ गई? वह उसे यहीं लेकर आए थे। उसने एक पेटी का ढक्कन उठाकर देखा। हथगोले, तो यह हथियार वह जो सिमाइल लेकर आया है। तभी उसकी नजर एक कोने में बने चोर रास्ते पर पड़ी। वो यह तो तहखाने का रास्ता है। पिस्तौल निकालकर वह सीढ़ियां उतरने लगा। शीना को उन्होंने नीचे ही बंद किया होगा। पता नहीं नीचे कितने गार्ड्स होंगे। नीचे एक चौकोर कमरा था। ओह! करण को देखकर शीना खुशी से चिल्ला पड़ी। सर! उसने आगे बढ़कर शीना को खोला। तुम इन लोगों के हाथ कैसे पड़ गई थी? मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी कि 3-4 गार्ड्स ने मुझको घेर लिया। यहाँ एक कैदी और है, आओ उसे भी खोलते हैं। उसके निकट पहुंचकर करण चौंक पड़ा। ओ, यह तो एजेंट 5 है। तो इसे महेंद्र सिंह ने पकड़ लिया था। यह तो बेहोश है। करण ने उसे झंझोड़ा। एजेंट 5, होश में आओ। हाँ, यह तो काफी घायल और शायद इसे भूखा रखा गया है। इसके जंजीर हम कैसे काटेंगे? जंजीर काटना तो मुश्किल है, इसे यहीं छोड़ना होगा। अगर हम बाहर जाने में सफल हो गए तो इसे वापस आकर छुड़ा लेंगे। एक बार फिर उसने कैदी को झंझोड़ा। नंबर 5, होश में आओ। तुम बहुत दिनों से इस किले में हो। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई गुप्त रास्ता है? ऐसे किलों में गुप्त रास्ते होते हैं। इस बार एजेंट 5 ने आंखें खोली। आप कर्नल करण है न? हाँ, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। क्या यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई गुप्त रास्ता है? हाँ, एक लंबा है। हाँ, एक रास्ता है। यहाँ से एक लंबी सुरंग झील के बजरंग घाट पर निकलती है। और तभी तहखाने में कुछ गार्ड्स ने प्रवेश किया। अरे अरे, यह तीसरा कौन है? मर गए। हिलना मत वरना भून दिए जाओगे। वह मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए शव को गार्ड्स के हवाले कर दिया। महेंद्र सिंह के सामने शीना के साथ साथ कर्ण को भी पेश किया गया। वो तहखाने खाने में लड़कियों को छुड़ाने के लिए घुसा था, लेकिन यह किले के भीतर कैसे आया और कौन है यह? यह बहुत खतरनाक आदमी है महेंद्र सिंह। हमारे यहाँ इसकी फाइल मौजूद है। यह सीक्रेट सर्विस का नंबर 1 एजेंट कर्नल करण सिंह है। करण सिंह? तो तुम सीक्रेट एजेंट हो? हाँ, और मैं जान चुका हूँ कि तुम इस इजरायली कुत्ते के साथ मिलकर अपने देश को नोचकर खा रहे हो। मेरे सामने देशभक्ति का भाषण देने की जरूरत नहीं है, जासूस की औलाद। तेरे जैसे कई जासूसों को मैं पहले ही भी समाप्त कर चुका हूँ। तुझे भी तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। गार्ड्स, दोनों को ले जाकर बंद कर दो। कल सुबह इनका शिकार किया जाएगा। गार्ड्स उन्हें लेकर बाहर चले गए। मिस्टर सिमाइल, अब कल आपको 3 शिकार देखने का मौका मिलेगा। कल आप देखेंगे कि मेरे सदाए हुए गोल्डन ईगल क्या कमाल कर सकते हैं। मैं उनका कमाल देखने के लिए बेचैन हूँ। करण और शीना को इस बार ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अब हम फंस गए हैं। इस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। महेंद्र सिंह कह रहा था कि कल हमारा शिकार किया जाएगा। यही बात मेरी समझ में भी नहीं आई कि शिकार से उसका क्या मतलब था, लेकिन यह तय है कि वह हमारी हत्या करने का निर्णय कर चुका है। समय आने पर हम जान बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर मुझे मौका मिल गया तो सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह को समाप्त करूंगा। उस कमीने ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कराई है। मैं वह दृश्य कभी नहीं भूल सकता जब मेरी आंखों के सामने बोइंग विमान में बम फटा था। मेरा मित्र अशोक भी उस धमाके में मारा गया था। तो क्या हम इतनी आसानी से मार दिए जाएंगे? अगले दिन सुबह होते ही उन तीनों को किले के बाहर मैदान में ले जाया गया। किले के सभी गार्ड्स भी बाहर मैदान में एकत्र थे। महेंद्र सिंह और सिमाइल कुर्सियों पर बैठे थे। आखिर यह क्या करना चाहता है? तभी किले से एक गार्ड बाहर आया। गोल्डन ईगल, आ गए मेरे शिकारी। वह दोनों पक्षियों को लेकर महेंद्र के निकट आ खड़ा हुआ था। इस पहले वाले कैदी को इधर लाओ। नंबर 5 घायल था और काफी कमजोर दिख रहा था। सुनो, मैंने तुम्हें आजाद करने का फैसला कर लिया है। अगर तुमने भागकर 2 मिनट में यह मैदान पार कर लिया और जंगल में घुस गए तो तुम आजाद हो जाओगे। जाओ, भागो।
रास्ते में रुके तो गोली मार दी जाएगी। आजादी की खुशी में नंबर 5 ने तुरंत ही जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और इधर महेंद्र सिंह का इशारा पाते ही गार्ड ने एक पक्षी की आंखों से चमड़े की पट्टी हटाकर मुंह से आवाज निकाली। ई अगले पल ईगल उसके हाथ से उड़ा और आकाश में ऊंचा उड़ता चला गया। काफी ऊपर जाकर ईगल ने मैदान का चक्कर लगाया और फिर दौड़ते हुए नंबर 5 की सीध में किसी भारी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। पंखों की फटफटाहट सुनकर नंबर 5 ने जैसे ऊपर देखा, पहले हमले में ही ईगल ने नंबर 5 की दोनों आंखें फोड़ डाली थी और वह फिर ऊंचा उठ रहा था। अगले पल ईगल ने गोता लगाकर दोबारा हमला किया और नीचे गिरे हुए नंबर 5 के पेट पर बैठ गया। आह! नोकीले पंजों और चोंच से उसने नंबर 5 का पेट फाड़ डाला था और जब वह ऊपर उड़ा तो उसके पंजों में नंबर 5 की अंतड़ियां दबी हुई थी। हा, देखा मेरे शेर का कमाल मिस्टर स्माइल, उसने अपने शिकार को मार डाला है। कमाल की ट्रेनिंग दी है तुमने ईगल को, मान गए तुम्हें। नंबर 5 की मौत देखकर करण सन्नाटे में आ गया था। उधर ईगल अपना काम करके वापस गार्ड के हाथ पर आ बैठा था। इसकी आंखों पर तुरंत चमड़े की पट्टी चढ़ा दो। उफ, कितनी दर्दनाक मौत हुई है बेचारे की। अब इस लड़की को लाओ, मेरा दूसरा शेर इसका शिकार करेगा। करण साहब, हा, करण तेरी कोई मदद नहीं कर सकता लड़की, अपनी जान तुझे खुद बचानी होगी। अगर तू भागकर जंगल में घुसने में सफल हो गई तो ईगल तुझ पर हमला नहीं करेगा। चल दौड़ना शुरू कर। शीना ने सहमी हुई नजरों से करण की ओर देखा तो करण ने उसे आंखों में भागने का संकेत किया और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। तभी करण ने खुद को गार्ड से छुड़ाया। उफ, आह, भूम, और छलांग लगाकर दोनों पक्षियों के निकट जा पहुंचा। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने पक्षियों की चमड़े की पट्टी नोचकर फेंक दी और साथ ही मुंह से आवाज निकाली, ईऊ। दोनों पक्षी एक साथ उड़े और आकाश में ऊंचे उठते चले गए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। उनका विचार था कि करण ने लड़की पर एक साथ 2 ईगल छोड़ दिए हैं, लेकिन सिर्फ महेंद्र सिंह और करण जानते थे कि अब क्या होगा। महेंद्र सिंह को पता नहीं था कि करण भी इन पक्षियों के मनोविज्ञान को समझता है। दोनों पक्षी आकाश में ऊपर जाकर एक दूसरे से भिड़ गए थे। करण जानता था कि अगर शिकार पर एक साथ 2 ईगल छोड़ दिए जाएं, तो वे आपस में ही लड़ मरते हैं। इस वक्त सबकी नजर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की ओर थी, जबकि शीना मैदान पार करके जंगल में घुस रही थी। शीना को जंगल में प्रवेश करते देख करण ने भी छलांग लगाई और दौड़ता हुआ किले के भीतर घुस गया। पकड़ो उसे। शीना जंगल में दौड़ी जा रही थी कि अचानक शीना, ओह असलम, तुम इस वक्त फरिश्ता बनकर आए हो। असलम, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुम रात भर गायब रहे, इसलिए मैं तुम्हारी तलाश में निकला था। करण साहब कहाँ हैं? शीना ने उसे जल्दी जल्दी सारी घटनाएं सुनाई और अंत में कहा, करण साहब को मैंने किले में भागकर जाते देखा था। उनकी जान खतरे में, हमें उनकी मदद करनी होगी। झील के निकट कोई बजरंग घाट है, वहां से किले के भीतर एक गुप्त रास्ता जाता है। हमें वह रास्ता तलाश करना होगा। जंगल के बाहर असलम की गाड़ी खड़ी थी। दोनों उसमें जा बैठे। बजरंग घाट मैंने देखा है, आसपास बहुत सी पहाड़ी गुफाएं हैं। जरूर उन्हीं गुफाओं में वह गुप्त रास्ता होगा, तो जल्दी वहां चलो। उधर किले के भीतर महेंद्र सिंह गार्ड्स पर बरस रहा था। न ही तुम लड़की को ढूंढ सके और न ही करण को। आखिर कहाँ गए वह दोनों? लड़की को तो जंगल के बाहर एक पुरुष के साथ कार में जाते देखा गया बॉस, लेकिन करण को कुछ पता नहीं चल रहा है। वैसे उसे भागकर किले में घुसते सब नहीं देखा था। तो जाओ, किले का कोना कोना छान मारो उसे और उसे पकड़ कर लाओ। उसने मेरे 2 ईगल बार मार दिए हैं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गार्ड्स चले गए। सुनो महेंद्र, अगर वह लड़की भागने में सफल हो गई है तो सीधी पुलिस में जाएगी। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो कुछ ही देर में तुम्हारे किले पर पुलिस की रेड होने वाली है। इसलिए करण की चिंता छोड़ो और अपनी तथा मेरी जान बचाने की फिक्र करो। मुझे इस किले से जल्दी बाहर निकाल दो।
करण उस वक्त पक्षियों वाले कमरे में रखे दो बड़े संदूकों में से एक के पीछे छुपा बैठा था। पता नहीं सीना का क्या हुआ होगा। तभी इस कमरे से एक गुप्त रास्ता किले के बाहर जाता है। मिस्टर स्माइल, उस रास्ते से हम झील पर जाकर निकलेंगे। गुड। महेंद्र ने आगे बढ़कर संदूक का ताला खोलकर उसका ढक्कन उठाया। यही वह रास्ता है। तभी स्माइल की नजर दूसरे संदूक पर गई। करण। महेंद्र ने तुरंत पिस्तौल निकाल लिया था। तो तुम यहाँ छुपकर बैठे हुए थे। तुम्हारे कारण मुझे अपने घर से चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। तुमने मेरे दो बेहतरीन ईगल आपस में लड़ाकर मार दिए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे गोली न मारना महेंद्र। क्यों? इसे मैं अपने साथ इस इजराइल लेकर जाऊंगा। मेरी सरकार को इसकी जरूरत है। हम इसके दिमाग में छुपे हुए भारतीय सीक्रेट सर्विस के सारे राज हासिल करेंगे। उधर असलम और सीना बजरंग घाट से एक पहाड़ी गुफा में प्रविष्ट हुए थे। आगे चलकर गुफा ने सुरंग का रूप ले लिया था। हम ठीक जगह आ गए हैं। यह सुरंग हमें जरूर किले तक पहुंचा देगी। वह सुरंग के मोड़ के निकट पहुंचे तो असलम ने अचानक टॉर्च बुझा दी। क्या हुआ? मैंने आवाज सुनी है, कोई उस तरफ से नहीं आ रहा है। नीचे लेट जाओ। कुछ क्षण बाद मोड़ पर रोशनी हुई और 3 व्यक्ति दिखाई दिए। असलम ने क्षण भर में फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना था। धाएं धाएं। गोलियां महेंद्र और स्माइल की छातियों में लगी थी। उनके गिरते सीना ने टॉर्च जलाई। आप ठीक है ना करण साहब? सीना। असलम, थैंक गॉड। अगर नंबर 5 ने इस रास्ते के बारे में न बताया होता तो हम आपकी मदद को नहीं आ सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। सुरंग के बाहर आकर वह तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर पुलिस फोर्स के साथ किले पर हमला कर दिया। महेंद्र सिंह पहले ही मारा जा चुका था। उसके गार्ड अधिक देर मुकाबला नहीं कर सके और आत्मसमर्पण कर दिया। तलाशी के दौरान किले से उन आतंकवादियों की सूची भी मिल गई जिन्हें वहां से हथियार सप्लाई किए जाते थे। इस प्रकार कर्ण और उसकी टीम ने देशद्रोहियों के एक बड़े गिरोह को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।